दोस्तों, वैसे तो बॉलीवुड का इतिहास बहुत सारे महान गायकों ने अपनी आवाज से रोशन किया है। लेकिन क्या आप जानते हैं, एक बाल काटने वाला नाई भारत के इतिहास का सबसे बड़ा गायक बन गया था। आशिक जो हुए थे हम उन पर दिन रात आप लगा। शायद ये नहीं जानते होंगे कि वो गायक जिसने भारत के पहले प्रधानमंत्री को अपनी गायकी से ही रुला दिया था। ये जिंदगी के मेले दुनिया में कम न हो। क्या आप इस बात से वाकिफ हैं? कैसे एक फकीर के पीछे भागने वाले लड़के ने पूरी बॉलीवुड की दुनिया पर राज किया। सुहानी रात ढल चुकी। क्यों लता मंगेशकर के साथ उस गायक ने 3 साल तक एक भी गाना नहीं गाया? हम जिनके लिए बर्बाद वो हमको। आखिर क्यों किशोर कुमार की वजह से वो गायक डिप्रेशन में चला गया था? और क्या ये सच है कि उस गायक को केएल सहगल ने गले लगाकर ये कहा था, एक दिन तुम बहुत बड़े गायक बनोगे? नन्हे मुन्ने बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है, नन्हे मुन्ने बच्चे तेरी। और क्यों सिर्फ चौथी कक्षा तक पढ़े उस बच्चे का स्टैच्यू वो स्कूल ने अपने यहाँ लगाया है? ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब शायद आप नहीं जानते होंगे। आपकी बेसब्री का इंतजार खत्म करते हुए चलते हैं उस घटना पे जहां से इस गायक ने पूरी दुनिया को बताया कि वो कौन है। रमैया वस्तावैया, रमैया वस्तावैया, रमैया। साल था 1952। मुंबई का एक मशहूर रिकॉर्डिंग स्टूडियो। चारों तरफ सन्नाटा था। माइक्रोफोन के सामने एक शख्स खड़ा था। तभी संगीतकार ने कहा, आज तुम सुरों को उस ऊंचाई पर ले जाना जहां जाने की हिम्मत आज तक दुनिया के किसी गायक ने नहीं की है। उस शख्स ने गाना शुरू किया। वो गाता गाता गया। सुर इतने ऊंचे, तान इतनी दर्दनाक कि जैसे ही गाना खत्म हुआ स्टूडियो की दीवारें कांप उठी। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने सबके होश उड़ा दिए। उस गायक के गले से अचानक खून निकल आया। डॉक्टर ने हाथ खड़े कर दिए और कहा, यह इंसान अब पूरी जिंदगी में कभी दोबारा नहीं गा पाएगा। सबने मान लिया था कि उस आवाज का अंत हो चुका है, लेकिन कुदरत के फैसले कुछ और ही थे। वो आवाज न सिर्फ वापस आई, बल्कि उसने आने वाले 30 सालों तक पूरे हिंदुस्तान के दिलों पर राज किया। 14वीं का चांद हो। एक ऐसी जादुई आवाज, वो जब शम्मी कपूर के लिए गाती तो लोग झूम उठते। चाहे कोई मुझे जंगली कहे, कहने दो जी क्या। वो जब देवानंद के लिए गाती तो लोग प्यार में डूब जाते। और जब दिलीप कुमार के लिए गाती तो पत्थर दिल इंसान भी रो पड़ता था। टूटे हुए ख्वाबों ने। किसी को भी उसके कद का गुमान न था। किसी को भी उसके कद का गुमान न था। वो आसमां था लेकिन सर झुकाए बैठा था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सुरों के बेताज बादशाह मोहम्मद रफी साहब की। को लेके पहला पहला प्यार भर के आंखों में खुमार। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया को अपनी उंगलियों पर नचाने वाले इस शहंशाह की खुद की पढ़ाई सिर्फ चौथी क्लास तक हुई है। आंखों ही आंखों में इशारा हो गया, बैठे बैठे जी। क्या आप जानते हैं कि उनके बचपन का नाम रफी नहीं बल्कि कुछ और ही था? और कैसे गलियों में एक फकीर के पीछे भागने वाला एक छोटा सा बच्चा भारतीय सिनेमा का सबसे बड़ा भगवान बन गया। दुनिया न भाए मोहे अब तो बुला ले। तैयार हो जाइए, आज हम रफी साहब की जिंदगी के उन्हीं पन्नों को पलटने जा रहे हैं जिन्हें आज से पहले कभी इस तरह बयान नहीं किया गया। ये कहानी है अमृतसर के उस फीको की जिसने पूरी दुनिया को संगीत सिखाया। बॉलीवुड में आज तक सैकड़ों गायक आए और गए, लेकिन कोई भी मोहम्मद रफी नहीं बन पाया। वो शख्स जो जितना बड़ा फनकार था,
दिल का उतना ही नेक इंसान था। ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का, इस देश का यार। इस महागाथा की शुरुआत होती है 24 दिसंबर 1924 को। पंजाब के अमृतसर जिले में एक छोटा सा गांव है कोटला सुल्तान सिंह। इसी गांव के एक बेहद साधारण और रूढ़िवादी माहौल वाले घर में गूंजी एक किलकारी। पिता हाजी अली मोहम्मद और मां अल्लाह राखी ने अपने इस दूसरे बेटे का नाम रखा मोहम्मद रफी। लेकिन घर में सब उन्हें प्यार से फीको बुलाते थे। फीको के घर का माहौल ऐसा था जहां संगीत का नाम लेना भी गुनाह समझा जाता था। लेकिन किस्मत अपना रास्ता खुद चुनती है। जब फीको महज 7-8 साल के थे तो उनके गांव की गलियों में हर रोज एक सूफी फकीर आया करता था। वो फकीर अपने इकतारे पर एक गाना गाता था, खैर सुआ जेड़ा सोहना। जैसे ही वो आवाज फीको के कान में पड़ती, वो अपना होश खो बैठता। नंगे पैर बिना किसी की परवाह किए छोटा फीको उस फकीर के पीछे पीछे भागने लगता था। फकीर जहां रुकता फीको वहीं बैठकर उसके सुरों को अपने जहन में उतार लेता था। यही वो जगह थी जहां रफी साहब के भीतर का संगीत जाग गया था। उड़ जा रे पंछी के अब ये। फकीर के पीछे भागने के इस जुनून का असर यूं हुआ कि फीको का मन स्कूल की किताबों में कभी लगा ही नहीं। उन्होंने अपने गांव की ही एक छोटे से स्कूल, गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल, जो एक उर्दू स्कूल थी, वहां से सिर्फ प्राथमिक शिक्षा यानी कि केवल चौथी या 5वीं क्लास तक ही पढ़ाई। चली चली रे पतंग मेरी चली रे, चली बादलों के पार हो। साल 1935 में जब रफी साहब करीब 11 साल के थे, उनके पिता काम की तलाश में पूरे परिवार को लाहौर ले गए। लाहौर के भट्टी गेट इलाके में रफी साहब के बड़े भाई मोहम्मद दिन ने एक सलून यानी कि नाई की दुकान खोली। घर के आर्थिक हालात बहुत खराब थे। 6 भाइयों और 4 बहनों का पेट पालना आसान नहीं था। नतीजा ये हुआ कि रफी साहब की स्कूल की पढ़ाई हमेशा के लिए छूट गई और उन्हें अपने भाई की दुकान पर बैठकर लोगों के बाल और दाढ़ी काटने का काम शुरू करना पड़ा। कौन परदेसी तेरा दिल ले गया, मोटी मोटी। लेकिन कहते हैं कि हीरा भले ही कोयले की खान में हो, उसकी चमक छिपती नहीं है। रफी साहब दुकान पर काम करते करते अक्सर गुनगुनाया करते थे। उनके बड़े भाई मोहम्मद दीन ने पहचान लिया कि उनके भाई के गले में साधारण आवाज नहीं है, बल्कि साक्षात सरस्वती का वास है। पिता के कड़े विरोध के बावजूद मोहम्मद दीन ने रफी साहब को संगीत सिखाने का फैसला किया। उन्होंने रफी को उस्ताद अब्दुल वाहिद खान और पंडित जीवनलाल मट्टू के पास शास्त्रीय संगीत सीखने भेजा। कह दो कोई ना करे यहाँ प्यार। और फिर आया साल 1937। लाहौर में उस दौर के सबसे बड़े सुपरस्टार गायक केएल सहगल का एक कॉन्सर्ट था। 13 साल के रफी अपने भाई के साथ उस कॉन्सर्ट को देखने गए थे। अचानक ऑडिटोरियम की बिजली चली गई और माइक बंद हो गया। भीड़ बेकाबू होने लगी और हंगामा शुरू हो गया। तब मोहम्मद दीन ने स्टेज मैनेजर से गुजारिश की कि जब तक बिजली नहीं आती मेरे छोटे भाई को गाने का मौका दीजिए। मैनेजर मान गया। 13 साल का वो छोटा सा लड़का फीको स्टेज पर गया और बिना माइक के इतनी बुलंद आवाज में गाया कि पूरी भीड़ मंत्र मुग्ध होकर शांत बैठ गई। शो के अंत में खुद केएल सहगल ने रफी की पीठ थपथपाई और कहा, एक दिन तुम बहुत बड़े गायक बनोगे। खोया खोया चांद, खुला आसमान। लाहौर में रफी साहब ने साल 1941 में पंजाबी फिल्म गुल बलोच में अपना पहला गाना गाया था। लेकिन उनकी मंजिल तो मुंबई थी और उस जमाने में बंबई। साल 1944 में रफी साहब अपनी जेब में सिर्फ 100 रुपए और उस्ताद बरकत अली खान का एक सिफारिशी खत लेकर सपनों की नगरी बंबई आ पहुंचे। वो भिंडी बाजार के एक बेहद छोटे और तंग कमरे में रहते थे, जहां कई बार उन्हें भूखे पेट भी सोना पड़ता था।
तेरी दुनिया से दूर चले हो के मजबूर। इसी दौरान उनकी मुलाकात महान संगीतकार नौशाद अली से हुई। नौशाद साहब पारखी नजर वाले थे। उन्होंने रफी साहब का एक छोटा सा टेस्ट लिया और उन्हें फिल्म पहले आप, जो 1944 में आई थी, उसमें कोरस में गाने का मौका दिया। लेकिन असली धमाका हुआ साल 1946 में, जब फिल्म अनमोल घड़ी में रफी साहब ने गाया तेरा खिलौना टूटा बालक। इस एक अकेले गाने ने हिंदी सिनेमा को बता दिया कि एक नया शहंशाह आ चुका है। खिलौना टूटा बालक तेरा खिलौना टूटा। 30 जनवरी 1948 को जब महात्मा गांधी की हत्या हुई तो पूरा देश शोक में डूब गया। तब रफी साहब ने संगीतकार हुस्नलाल भगतराम के निर्देशन में एक गाना रिकॉर्ड किया, सुनो सुनो ए दुनिया वालों, बापू की ये अमर कहानी। सुनो सुनो ए दुनिया वालों, बापू की ये अमर कहानी। जब यह गाना दिल्ली के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के सामने गाया गया तो देश के प्रधानमंत्री बच्चों की तरह रो पड़े थे। नेहरू जी रफी साहब से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने रफी साहब को स्वतंत्रता दिवस के मौके पर रजत पदक यानी कि सिल्वर मेडल से सम्मानित किया। एहसान तेरा होगा मुझ। इसके बाद आया 50 और 60 का दशक। ये रफी साहब का वो दौर था जब उनके बिना फिल्में बनना नामुमकिन था। रफी साहब की सबसे बड़ी खूबी ये थी कि वो जिस भी एक्टर के लिए गाते, स्टूडियो में खड़े होकर उसी एक्टर जैसी एक्टिंग और बॉडी लैंग्वेज भी अपना लेते थे। जब वो शम्मी कपूर के लिए गाते तो उनकी आवाज में एक बेकाबू पागलपन होता था, जैसे क्या करूं मैं क्या सुकू सुकू खो गया दिल मेरा। जब वो देवानंद के लिए गाते तो आवाज में एक मखमली और चुलबुला रोमांस होता था। अभी ना जाओ छोड़ कर के दिल अभी भर। और जब वो ट्रेजेडी किंग दिलीप कुमार के लिए गाते तो उनकी आवाज सुनकर पत्थर दिल इंसान भी रो पड़ता था। नैन लड़ गए हैं तो मनवा माँ कथक होई बेकरी प्रेम का। दोस्तों, पर्दे पर जब रफी साहब गाते थे तो करोड़ों दिल धड़क उठते थे। लेकिन क्या आप जानते हैं, अपनी सादगी के लिए मशहूर इस शहंशाह की निजी जिंदगी में कई ऐसे राज छिपे थे जो उन्होंने जीते जी कभी दुनिया के सामने आने नहीं दिए थे। 2 साल पहले मुझे तुमसे प्यार। रफी साहब ने अपनी जिंदगी में कभी लव मैरिज नहीं की। उनकी 2 शादियां हुई थी और दोनों ही पूरी तरह से पारंपरिक अरेंज मैरिज थी। बात है साल 1938 की, जब रफी साहब महज 14 साल के थे। पंजाब के अपने पैतृक गांव में उनकी पहली शादी उनकी चचेरी बहन बशीरा बीवी से कराई गई। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन फिर साल 1947 आया। देश का विभाजन हुआ और उस दौरान भड़के दंगों ने इस हंसते खेलते परिवार को उजाड़ दिया। रफी साहब की पहली पत्नी बशीरा बीबी दंगों से इतनी डर गई कि उन्होंने हिंदुस्तान में रहने से साफ साफ मना कर दिया और वो लाहौर पाकिस्तान चली गई। रफी साहब बंबई में अपना करियर बनाना चाहते थे, इसलिए दोनों के रास्ते हमेशा के लिए जुदा हो गए। मुझे इश्क है तुझी से मेरी जान से। रफी साहब ने इस दर्द को और अपनी पहली शादी के राज को सालों तक दुनिया से छिपा कर रखा। इसके बाद बंबई आने पर रफी साहब की दूसरी शादी हुई बिल्किस बानो से। बिल्किस जी ने रफी साहब के मुश्किल दिनों में उनका हाथ थामा और ताउम्र वे चकाचौंध से दूर रहकर रफी साहब की सबसे बड़ी ताकत बनी रही। रफी साहब के परिवार में कुल 7 बच्चे हुए, जिनमें 4 बेटे और 3 बेटियां शामिल थीं। उनकी पहली पत्नी से एक बेटा हुआ जिनका नाम सईद रफी है। वही बिल्किस बानो से उनके 6 बच्चे हुए, बेटे खालिद, हमीद, शाहिद और बेटियां परवीन, नसरीन और यास्मीन। गुल बदन फूलों की महक कांटों। लेकिन यहाँ एक बेहद हैरान करने वाली बात है।
रफी साहब खुद सिनेमा के सबसे बड़े सुपरस्टार थे, फिर भी वो अपने बच्चों को बॉलीवुड की पार्टियां, फिल्मी चकाचौंध और रिकॉर्डिंग स्टूडियो से कोसों दूर रखते थे। वो एक कड़क लेकिन बेहद प्यार करने वाले पिता थे। उन्होंने अपने बच्चों को अच्छी तालीम के लिए लंदन भेज दिया। आज रफी साहब के बेटे सईद, खालिद और हमीद बिजनेस की दुनिया में सफल है और विदेशों में सेटल है। वहीं उनके सबसे छोटे बेटे शाहिद रफी मुंबई में रहकर पिता की विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। शाहिद रफी ने मुंबई में मोहम्मद रफी म्यूजिक एकेडमी की शुरुआत की ताकि रफी साहब का संगीत हमेशा जिंदा रहे। रफी साहब की बहू यास्मीन खालिद रफी ने तो रफी साहब के ऊपर एक बेहद खूबसूरत बायोग्राफिक किताब भी लिखी है। वही उनकी तीनों बेटियां शादी के बाद अपनी घरेलू जिंदगी में बेहद खुश है। मुझे कितना प्यार है तुमसे अपने ही दिल 1960 के दशक के अंत में रफी साहब की जिंदगी में दो बड़े मोड़ आए। पहला था लता मंगेशकर के साथ गानों की रॉयल्टी को लेकर हुआ विवाद। लता जी का कहना था कि सिंगर्स को गानों की बिक्री पर लाइफ टाइम रॉयल्टी मिलनी चाहिए, जबकि रफी साहब का मानना था एक बार जब प्रोड्यूसर ने सिंगर को उसकी पूरी फीस दे दी है तो सिंगर का काम खत्म हो जाता है। यह वैचारिक मतभेद इतना बढ़ गया कि दोनों ने करीब 3-4 सालों तक एक दूसरे के साथ कोई भी गाना नहीं गाया। और दूसरा मोड़ आया था 1969 में, जब फिल्म आराधना रिलीज हुई। इस फिल्म के बाद राजेश खन्ना और किशोर कुमार की एक ऐसी आंधी आई जिसने रफी साहब को कुछ समय के लिए डिप्रेशन में भेज दिया, उन्हें बैकफुट पर धकेल दिया। नए डायरेक्टर्स किशोर कुमार के पास जाने लगे, लेकिन रफी साहब ने कभी किसी से शिकायत नहीं की। वो शांत रहे, रियाज करते रहे। और फिर आया साल 1977। फिल्म थी हम किसी से कम नहीं और संगीत था आर डी बर्मन का। रफी साहब ने माइक संभाला और गाया, क्या हुआ तेरा वादा। इस एक गाने ने पूरे हिंदुस्तान को झकझोर कर रख दिया। रफी साहब ने साबित कर दिया कि बादशाह भले ही कुछ समय के लिए खामोश हो जाए, लेकिन उनकी हुकूमत कभी खत्म नहीं होती। इस गाने के लिए उन्हें नेशनल अवार्ड से नवाजा गया। तेरे घर के सामने एक घर बनाऊंगा। तारीख थी 31 जुलाई 1980। रफी साहब फिल्म आसपास के लिए लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के स्टूडियो में एक गाना रिकॉर्ड कर रहे थे। गाने के बोल थे, तू कहीं आसपास है दोस्त। तू कहीं आस पास है दोस्त। किसे पता था कि ये बोल हकीकत बनने वाले हैं। रिकॉर्डिंग खत्म करने के बाद रफी साहब ने मुस्कुराते हुए लक्ष्मीकांत प्यारेलाल से कहा, अब मैं चलूं। उसी शाम जब वो अपने घर पहुंचे तो उन्हें दिल का दौरा पड़ा। उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन रात 10:25 पर सिर्फ 55 साल की उम्र में इस सुरीली आवाज ने हमेशा के लिए अपनी आंखें मूंद ली। वादा किया वो निभाना पड़ेगा। अगले दिन जब उनकी अंतिम यात्रा निकली तो मुंबई में मूसलाधार बारिश हो रही थी। ऐसा लगता था मानो आसमान भी उस फीको के जाने पर रो रहा हो। जब याद आए बहुत याद। उस भारी बारिश में भी मुंबई की सड़कों पर 10,000 से ज्यादा लोग छाते लेकर रोते हुए अपने इस महबूब गायक को आखिरी विदाई देने आए थे। भारत सरकार ने उनके सम्मान में 3 दिन के राजकीय शोक की भी घोषणा की थी। बार जन्म लेंगे। अब बात करते हैं उस चीज की जो किसी भी फनकार की कामयाबी की गवाही देती है, यानी अवार्ड्स। रफी साहब को उनके जीवन काल और मरणोपरांत 15 से ज्यादा बड़े राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से नवाजा गया था। साल 1967 में भारत सरकार ने संगीत में उनके बेमिसाल योगदान को देखते हुए देश के चौथे सबसे बड़े नागरिक सम्मान
पद्मश्री से उन्हें सम्मानित किया। रफी साहब को कुल 15 बार फिल्म फेयर अवार्ड्स के लिए नामांकित किया गया था, जिसमें 6 बार उन्होंने फिल्म फेयर अवार्ड अपने नाम किया। साल 1960 में गाना 14वीं का चांद हो के लिए उन्हें पहला फिल्म फेयर मिला। इसके बाद तेरी प्यारी प्यारी सूरत को, की नजर ना लगे चश्मे बद्दू, चाहूंगा मैं तुझे सांझ सवेरे, आवाज मैं ना दूंगा, बहारों फूल बरसाओ बहारों फूल बरसाओ, और दिल के झरोखे में तुझको बिठाकर जैसे अमर गानों के लिए उन्होंने लगातार ट्रॉफियां जीती। दिल के झरोखे में तुझको बिठा कर यादों को तेरी मैं साल 1977 में उनके ब्लॉकबस्टर कमबैक गाने क्या हुआ तेरा वादा के लिए उन्हें न सिर्फ उनका छठा फिल्म फेयर मिला, बल्कि उसी गाने के लिए उन्हें देश का सबसे प्रतिष्ठित नेशनल फिल्म अवार्ड भी दिया गया। लेकिन दोस्तों, रफी साहब के चाहने वाले हमेशा एक बात कहते हैं, रफी साहब का कद इन अवार्ड से बहुत ऊंचा था। अवार्ड्स मिलने से अवार्ड्स मिलने से रफी साहब बड़े नहीं हुए थे, बल्कि रफी साहब के हाथों में आकर वो अवार्ड्स खुद खुश नसीब हो गए थे। मोहम्मद रफी साहब भले ही स्कूल न जाकर बड़ी बड़ी डिग्रियां न ले पाए, लेकिन आज दुनिया भर के संगीत सीखने वाले छात्रों के लिए उनका हर एक गाना खुद में एक पूरी यूनिवर्सिटी है। याद न जाए। वो इंसान आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी आवाज आज भी हमारे सुख में, हमारे दुख में, हमारी मोहब्बत में और हमारी तन्हाई में हमारे आसपास ही रहती है। जाने वालों जरा, दोस्तों, रफी साहब का कौन सा गाना सीधे आपके दिल को छू जाता है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपको रफी साहब की ये पूरी लाइफ स्टोरी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही शानदार कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा। जाने वालों जरा मुड़ के दे